अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नून लीग का बयानिया जो है वो क्या थोड़ा सा बदल गया है, वे टोन डाउन की हैं स्पीचेस। वहां पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, ऑपोजिशन कहती है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये किस समत में पार्टी जा रही है। बिलावल ने बरमला ये बात कही है। इसके बाद बात करेंगे बिलावल साहब जो अमरीका जा रहे हैं, हुकूमत को किस बात की इतनी तशवीश है, उनके वुज़रा जो हैं बार बार बयानात दे रहे हैं। इस पे बात होगी प्रोग्राम के अगले से। मैं आखिर में घरेलू तशद्दुद का जो बिल है ये गैर शरई नहीं है, इससे मुतालिक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भी फरसूदा हम अपने बिलीफ सिस्टम को तब्दील करने की बात कहते हैं तो फिर स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं वो इसी किस्म के इल्जामात लगाती हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। अपने में तारुफ करा दें जरा, सियासी तौर पर तजिया लेंगे। इलेक्शन तो हो रहा है कश्मीर में, कैंपेन तो चल रही है कश्मीर में, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी क्लोजली जुड़ी हुई है वो मुल्क की बाकी सियासत से भी। मेहमानों में हमारे साथ रऊफ क्लास्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे हम आगे चल के ये भी पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब को वहाँ बार बार कौन हिरासा कर रहा है, पंजाब के अंदर किसकी ये जुर्रत है कि शहबाज साहब को हिरासा करे। बहरहाल आगाज़ करते हैं जो स्पीचेस शुरू हुई हैं इस वक्त कश्मीर में। बिलावल साहब ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार ये कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि पैर पकड़ने हैं, आरिया पार करना है, कंफ्यूज कर रही है पीएमएलएन उन्हें। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। नून लीग हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, पता नहीं चल रहा। मरियम बीबी तो बार बार कह रही हैं कि अब हम एक तब्दील शुदा पार्टी हैं, मसलहत पसंदी की अब कोई जगह नहीं है। दोबारा उन्होंने इस बात को क्लियर किया, लेकिन शायद फिर भी पीपल्स पार्टी अबाइड नहीं करी। क्या कहा मरियम बीबी ने, सुनिए। मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी जमात ना समझो जो मसलहत पसंद हुआ करती थी। मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख गई है। क्लास्टर साहब, ये बात तो तय है कि पीएमएलएन की चूंकि वहाँ गवर्नमेंट है तो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादातर जो तकरीरें हैं सख्त वो पीएमएलएन की उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ करनी है ना। वहाँ पे इस वक्त समझ में आती है कि बिलावल साहब जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें वाकई पता नहीं है या उन्हें पता है वो इलेक्शन के लिए इस तरह की स्लोगनिंग कर रहे हैं कि क्या बयानी है समझ में नहीं आ रही, या शायद वो कन्फ्यूज्ड हैं। मैं एक इनको सुन रहा था पीपल्स पार्टी के खतून एक उन लीडर को किसी शो में, तो उनसे ये सवाल किया गया कि बिलावल जो है ना बड़ी सख्त ज़बान यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मेरा ख्याल पलवशा खां वो जो है वो शायद मेरा ख्याल है वही थी, पलवशा थी, तो उन्होंने कहा सियासी जलसों में चलता है, हो जाती है। सो ये बात ये अंडरस्टैंड करते हैं पॉलिटिशियन जो हैं, माइंड भी नहीं करते, थिक स्किन हो जाते हैं एक से। ये आपके मेरे मसाइल हैं, कोई आपके मेरे ऊपर कोई ज़ाती हमला कर जाए, कोई हमें कोई गाली दे जाए, कोई हमें दिल में लग जाती है और फिर एक तरह की लंबी दुश्मनी भी पाल लेते हैं, वो चलती रहती है। सियासतदान इन चीज़ों से मावरा होते हैं, वो इज्जत गैरत गाली गलोच वो पहले से वो कहते हैं ना, ये उनका कॉल है, मेरा ख्याल है उसका चर्चिल का है। वो वैसे तो हर अगर कहते हैं जो मशहूर कॉल होते हैं किसी मशहूर आदमी के खाते में पड़ जाता है, तो उन्हीं के मेरा ख्याल है कॉल है किसी और का। वो कहते हैं सियासत में आना है तो खाल ज़रा मोटी रखो, बात बात पे यहाँ पे आग्रोश जाना, नाराज़ हो जाना, मतलब हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है इनकी तकरीरें जो हैं। अभी कुछ अर्सा मार्च की बात है, मार्च ज़्यादा दूर नहीं गुजरा, भी है यहाँ से थोड़ा सा, जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, इनकी आपस में मोहब्बत देखें, प्यार देखें, पीटीएम देखें, तकरीरें सुने, कैसे गले लगाया, एक दूसरे को चूमा, इन्होंने प्यार के सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ। इन्होंने वहाँ गिलगत में इन्होंने बड़े वहाँ पे जलसे किए, वहाँ पे काफ़ी हाई टी वगैरह सारी चीज़ें की, वो मुलाकातें हुई। अब यकदम आपको लगता ही नहीं ये दूसरे के वाकिफ हैं। यही मरियम नवाज साहबा थी, वहाँ पे गई थी, उधर आपको याद होगा 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन जब हुई थी, तो उसी की एनिवर्सरी पे गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने तकरीरें की। एक चीज़ वैसे आप उसमें देख रहे होंगे कि उसके बदले में अगेंस्ट मरियम नवाज जो हैं उन्होंने इतना कुछ ज्यादा अटैक नहीं किया, सॉफ्ट हुई है, गोल पोस्ट भी शिफ्ट हुई है, जबान भी सॉफ्ट हुई है, सॉफ्ट। वो पीपल्स पार्टी को इतना अटैक नहीं कर रहे, या वो बिलावल को वो सीरियस नहीं ले रहे कि जनाब कि हमारा मैच नहीं है या हमारा वो नहीं। मैंने कोई है सच कोई बड़ी तकरीर या कोई मतलब शहबाज शरीफ साहब पे उन्होंने बड़े अटैक किए हैं इन्होंने, बिलावल ने पिछले दिनों बजट को लेके जब बजट में नहीं आए थे, तो इवन देन उनसे पूछा गया जी आप पे बिलावल ने बड़ी तकरीरें की हैं बला बला, तो उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं किया। पीपल्स पार्टी वैसे जो है शहबाज साहब पे हाथ हौला नहीं रखती, उन्होंने जो भी है वो उन्होंने नवाज मरियम कैंप के ऊपर ज़्यादा सख्त पोजीशन ली हुई है। शहबाज साहब को उनको लगता है वर्किंग रिलेशनशिप है
हमने आगे चल के मैं भी, लेकिन अभी उन्होंने बजट के मौके पे तो खासा उन्होंने सारा साबित किया, नैरेटिव ये बना के दिया कि मरियम कैंप को तो उन्होंने ये आके अक्यूज नहीं किया, क्योंकि मरियम साहबा के भी अपना कैंप है वहाँ पे उसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि ये जो है ये नहीं आ सके या नहीं है, गायब हो गए, 30-40 इनके MNAs नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। अगेन मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज को एहसास हो चुका है, जो मैं समझता हूँ, माई असेसमेंट, कि कश्मीर हो या गिलगित जो है ना, इसमें कश्मीर में ज्यादा आपकी अगला अब इसको इमरान खान को हटाने का कोई फायदा नहीं है। आप इमरान खान को मजलूम मत बनाए, एक 1.5 साल इनका रहेगा, साल या ना साल बाद तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, आखिर में आके बिल्कुल जैसे एंडिंग उस पे आके बिल्कुल जैसे रेस खत्म होने वाली है, वो खत्म होने वाली है। अब हटा के उनको मजलूम बनाएंगे, बैर सड़कों पे आएंगे, वो भी फिर ये कहते रहेंगे मुझे क्यों निकाला, फिर 1001 वो रीजन देंगे, जवाब ना देंगे। अगेन यहाँ पे CAA मेरे खिलाफ ये कर रही थी, तो फलाने मेरे खिलाफ ये कंस्पायर कर रहे थे, तो अमेरिकन सदर का फोन, मैंने उनसे फोन पे बात नहीं, तो अफगानिस्तान में ये कि हमने अड्डे नहीं थे, 100 मजलूमियत के किस्से सामने आएंगे। अगेन वो ये सोच रहे हैं जी इनको मजलूम मत बने, जैसे नवाज शरीफ साहब ने बनने की कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। ये समझ रहे हैं कि हम दोनों को अगला इलेक्शन अगर लड़ना है तो वो पीपल्स पार्टी वर्सेस नवाज लीग होना चाहिए। अच्छा। इमरान खान वर्सेस नवाज लीग या पीपल्स पार्टी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब को जरा पीछे करके आपस में हम थोड़ा सा अगर एक आके एक दूसरे को टारगेट कर, जैसे इमरान खान ने बड़ी एक कामयाब उन्होंने चली थी चाल, मैं समझता हूँ एक उनकी तरफ से गुड पॉलिटिकल मूव कि उन्होंने वहां पे आवाम पे पिछले 5 सालों में साबित कर दिया था 2013-18 में कि रियल अपोजिशन मैं हूं, पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं। हालांकि रिप्लेस किया पंजाब में तो खैर बिल्कुल ही उनको रिप्लेस कर दिया, पंजाब में तो स्पेस ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये आके कि अगर कोई है अपोजिशन है इनकी ना, पीपल्स पार्टी नहीं है, ये मिलकर खेलते हैं, मैं रियल अपोजिशन हूं। अगर आपने आके हटाने नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना तो मुझे वोट डाले, पीपल्स पार्टी को ना डाले, तो सेम लास्टली सेम अब मेरा ख्याल इनकी स्ट्रेटेजी है कि जनाब कि आप आपस में लोगों को बताएं कि इमरान खान साहब हमारी वो नहीं है, हमारा जो मैच जो है ना, हम मेजर पार्टी, हम में से किसी को वोट। भट्टी साहब ये मैंने पूछना है कश्मीर में कैंपेन के हवाले से भी जो वहाँ पे बातचीत हो रही है, लेकिन पहले मैं जरा एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कल बात कही है कि उन्हें FIA वहाँ हरासा कर रहा है। अच्छा, पंजाब को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को आप जानते हैं, फिर क्या शहबाज शरीफ साहब को आपको लगता है कि कोई हरासा जो है वहां पे कर रहा है या कर सकता है, या ये फिर बाद में कोई आफ्टर थॉट है उनकी कि भाई इस वक्त जो है या शायद हरासा होने का उनका क्राइटेरिया मुख्तलिफ है? जरा बताइए ना, आप समझते हैं साइकी वहां पे पूरे निजाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, शहबाज साहब को हरासा कौन कर सकता है? हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का जाके जेल से मैं रेल से नहीं कह रहा, जेल से AC उतरवा दूंगा, तो वो AC नहीं उतरा था। गंजी ने तोड़ा की थे, पंजाबी कहते ने निचोड़ना की। आप जैसी लीड क्लास ये चीजें नहीं समझती। नहीं समझ गए ये, हम समझा दिया हमें आप लोगों ने। 80% पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में चैलेंज देता हूं, आज भी PTI की बजाय नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की वफादार है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक दफा कोरोना पे ब्रीफिंग देनी थी, गालवर PM भी साहब थे और शहबाज साहब भी थे, तो मैंने उस दिन कहा था कि PM साहब से ज्यादा, मोहतरम इमरान खान साहब से ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रीफिंग शहबाज शरीफ की टेबल पे थी, इमरान खान उस पे नहीं बैठे थे। फिर अच्छा FIA बेचारे की क्या टिड्डी, वो तो एक शहनशाह अकबर है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुकूमत के बाद सुल्तानी गवाह होगा। वो अक्सर मेहरबानी ये करते रहते हैं शहनशाह अकबर। उधर FIA के दफ्तर में दरअसल एक आला लगाया हुआ था जो वो सुन रहे थे। अच्छा। वो FIA के जो मुकदमा दर्ज हुए हैं मेरे इल्म में वो भी है। इमरान शहबाज शरीफ साहब ने जिन्होंने उनकी जमानत आइन और कानून के मुताबिक कराई है, उन्होंने गारंटी दी हुई है आपको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, उन्होंने गारंटी दी हुई है कि मरियम ने नैब पर हमला किया, उसके बाद वो गिरफ्तार नहीं हुआ। वो सिर्फ शोर शराबा डाल रहे हैं क्योंकि खान साहब इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। मरियम साहब के साहबजादे की मंगनी पूरी हो गई है, नाम बच्ची का N से है, चलो वो नाम नहीं लेते, वो हमारी भी बेटी है। तो वो अब दरअसल इमरान खान साहब के बस में ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं, खसूसन अच्छा। पंजाब की। और FIA में इमरान जो शहबाज साहब गए थे, क्योंकि शहनशाह एक तो शहनशाह क्या ना अकबर जो जिसने वो नैब को बदनाम किया है, जिसने हर केस में ऐसे रिमार्क्स आए हैं कि लगता है इस नैब को उठा के बाहर फेंक दे। वो बेचारा शरारतें कराता रहता है। जो इधर डायरेक्टर है वो ASP रहा है। अच्छा। वो काउंसलर को भी नहीं डांट सकता,
کیونکہ اس کا بھائی آج کل بڑا ایکٹیو ہے, گیو اینڈ ٹیک, بڑی اچھی ڈیلنگ کرتا ہے, بہت زیادہ ملنسار ہے, محبت کرنے والا ہے. تو پھر یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دباؤ ڈالنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھ لیں ہم ہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے حمزہ صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اتنا کریں پریشر جتنا پھر آپ جو ہے بعد میں دیکھ سکیں. اچھا ماریا, یہ ایک سٹریٹجی بن گئی ہے. دیکھیں حکومتوں کے پاس جب قانون سازی نہ کی ہو, کوئی کارکردگی بہتر نہ ہو, پھر سیاست, خدمت اور عبادت تو پھر گالی گلوچ بن جاتی ہے, الزامات در الزامات آ جاتے ہیں. میڈیا پہ آگے جتنی زیادہ بدتمیزی کوئی کرتا ہے, غلیظ گفتگو کرتا ہے, جب لیڈرشپ اس کے لیے تالیاں بجائے گی, اس کا نتیجہ یہ ہے جو بیج آپ نے بویا ہے نا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پنجاب میں آج بھی ایک گریڈ 22 کا افسر 3-4 دن پہلے حمزہ صاحب کو مل کے آیا, اور بڑی اہم پوسٹ پہ, تو پنجاب میں نون لیگ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں. ہاں, شہباز شریف کی ایک سٹریٹجی ہے, جنہوں نے ان کی گارنٹی میں باہر بلایا تھا, انہوں نے کہا بھئی یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. صحیح. تو یہ میٹر نہیں کرتا جب حکومتوں کی کارکردگی اور قانون سازی نہ ہو, گالم گلوچ پہ مقابلہ ہو رہا ہو کہ مریم نے زیادہ اونچی بولنا ہے. یہ مریم میری بہن وہی ہے نا جو ذوالفقار علی بھٹو کے لاڑکا نے مقبرے میں جا کے لیکن پھر بھی پہلے سے قسمیں کھائی تھی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اب وہ اس طرح اٹیک نہیں کر رہے. obviously سیاسی طور پہ تو سخت پوزیشنز لیتے ہیں, لیکن شکر ہے کہ وہ جو پہلے بدتہذیبی والی زبان ہم نے دیکھی ہے 90s میں, اس طرح کی نانسنس نہیں ہو رہی. لیکن ابھی بھی کوئی اتنی اچھی زبان نہیں ہے. 2020 ماریا صرف ایک بات آپ نے جس پہ سٹارٹ کیا تھا, میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا. انہوں نے کہا مسلط پسندی سے کام نہیں لیں گے, اور ہماری اب جنگ ہوگی. مسلط پسندی کیا ہے اور جنگ ان کی کن سے ہوگی ذرا بتا دیں, پھر میں ہسٹری بتاؤں گا. پچھلے ہفتے شہباز صاحب کی ملاقات کس سے ہوئی ہے. اچھا چلے میں بریک سے واپس آتی ہوں, پھر بتائیے کلاسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں مصلحت پسندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ بلاول اگر امریکہ جا رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے, کیا کوئی واقعی خاص ٹرپ ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بڑے زور و شور سے کشمیر میں الیکشن کیمپین چل رہی ہے. اس دوران بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں. اب امریکہ وہ جائیں گے, وہاں ملاقاتیں ہوں گی. جو بھی سیاستدان امریکہ جاتے ہیں obviously وہاں ان کی سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, پھر کچھ اپنے سوشلی وہ بھی کنیکٹ کرتے ہیں. حکومت نے جس طرح سے اس دورے کو ہوا بنایا ہے ذرا سنیے, کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ اس دورے کو کامیاب کرا کے ہی چھوڑیں گے. ذرا دیکھیے گورنمنٹ نے اس پہ کیا پوزیشن لی. کوئی فرق نہیں پڑتا یہ انڈر 19 کی ٹیم امریکہ جائے, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بلاول جائے. عمران خان تو ان کے 5 سال پورے کرے گا اور اگلے 5 سال کا امیدوار ہے. وہ بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے, کہیں گے ہمیں نوکری دیں, ہم سب کچھ کر کے دیں گے. شوٹنگ تو کرنے جا رہے ہیں میں ہوں نہ کی, لیکن آپ یہ جو عرضیاں لے کے جا رہے ہیں واشنگٹن, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا امپریشن دے رہے کلاسٹر صاحب, جیسے مطلب یہ بیانیہ ان کے حق میں جاتا ہے یا ان کے خلاف جاتا ہے؟ ان کا ووٹر کو اطمینان ہوگا, ان کا ووٹر پریشان ہوگا پی ٹی آئی کا؟ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بلاول جو ہے نا امریکہ جا رہے ہیں. ہمیں یہاں سے حکومت سے پتہ چلا. جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ الیکشن کمپین میں مصروف ہیں یا بیزی ہیں. سو یہ جو ریئیکشن ہے حکومت کا, مطلب بلاول پہ پیپلز پارٹی پہ بہت ساری تنقید ہم بھی کرتے رہتے ہیں. اب یہ تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا کہ آپ کسی ملک میں کیوں جا رہے ہیں یا عرضیاں لے کے جا رہے ہیں. پہلے سے ہی وہ ڈیفینسو کرنے کی میرا خیال ہے ان کی وہ ہے. تو ایک اس بلاول نے ابھی تک اس کا رسپانڈ نہیں کیا. انہوں نے پریفر کیا کہ چلیں انہیں کو بولنے دیں, انہیں کو بات کرنے دیں. سم ٹائم بعض چیزیں نا فنی لگتی ہیں آپ کو. اس پہ شیخ رشید صاحب کو جیسے میں کہہ رہا تھا, چلو ہمارے دوست یہ ہوگے شہباز گل صاحب کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آتے جو جاتے دائیں. شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ کیا بات کا کیا اثر ہوتا ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید امریکن جو ہے نا دے آر تھنکنگ کہ وہ جی کہ نئی نوکری کی جیسے انہوں نے تلاش میں جا رہے ہیں یا نئی عرضی ڈالنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر وہی والی بات ہے کہ ساری نوکری جس کو بھی ملتی ہے, جس کو بھی پاکستان میں جاب ملتی ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, صدر بنتا ہے, وٹ ایور, تو وہ وہیں سے بنتا ہے. جن کو نوکری ملی ہوئی ہے وہ بھی ادھر آشیرواد سے. ہاں اگین اس کا مقصد یہ کہ امریکن سے اگرچہ کنڈولیزا رائس کی جو بک ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے بینظیر بھٹو اور جناب مشرف کے سارے انہوں نے ڈیل کا لکھا. پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس کو لانا ہو تو پھر جو امریکنز ہیں جیسے جناب مشرف کے ساتھ کنڈولیزا رائس اور مارگریٹ گرانٹ وغیرہ وہ ان ٹچ تھے اور بی بی سی این آر او کو ڈیل کرائی. تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا پھر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو وہ پھر امریکنز کے کہنے پہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں.
अमेरिकन के कहने पे लोगों को नौकरियों से हटाते हैं या डील्स लेकिन कराते ये हैं। पिंडी वालों को सुनवा रहे, अपने हल्के में लोगों को बता रहे हैं, पता नहीं किसको बता रहे हैं। मेरा ख्याल वो ये बताना चाहते हैं, जो मुझे उससे तस्वीर मिला कि इमरान खान डट गया। अच्छा, वो अमेरिकन को अड्डे नहीं दे रहा। इमरान खान सीए के यहाँ चीफ से नहीं मिला, इमरान खान ने उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन है, उसने वो नहीं लिया। माचो टाइप एक वो देना राजा चाहते बाजार में हैं। वैसे नैरेटिव बड़ा पॉपुलर दिखता है, आप जाए ना वहाँ। ये आप जरा इनमें देने जाते हैं, हम तो डैम केयर एटीट्यूड, अमेरिकन को हम घास नहीं डालते। ये देखें, ये अमेरिका जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से मुलाकातें होंगी, बुला बुला। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बिलावल की मुलाकातें जो हैं वहाँ पे होंगी। हाँ, एक इनको खतरा है मेरा ख्याल है, जिस वजह से थोड़ा प्रिएम्प्ट कर रहे हैं, वो है हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी जो है ना, वो क्योंकि उनका बाइडन के साथ कहा जाता है कि एक अच्छा गुडविल, एक उनका रिलेशनशिप रहा है। मुमकिन है कि कोई डिप्लोमेटिकली वो कोई रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हूँ। उन्होंने ही बिलावल को कहा, क्योंकि बिलावल का इन दिनों में जाना, जब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, अपनी बहन को वहाँ पे उसको छोड़ के कैंपेन जाना, देना। इट मींस कि हुसैन हक्कानी से ये थोड़े से खौफजदा हो सकते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट। कुछ तो अहम है वहाँ पे अगेन कि आप कुछ उसमें कैंपेन छोड़ मीटिंग्स, के जा रहे हैं। आप कह सकते कुछ ना कुछ मीटिंग जो है, तो अगर कुछ होती हैं तो उससे लगेगा कि हुसैन हक्कानी की पेनिट्रेशन कांग्रेस में भी रही है और बाइडन के भी बड़े करीब हो रहे हैं। हाँ। उससे मुझे लगता है कि हुकूमत थोड़ी सी उसमें दबाव में आई है। हाँ। अभी से इन्होंने इस तरह के स्टेट में, हालांकि इन्हें इग्नोर करना चाहिए था, बिलावल जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ। ये तो ऐसे एक्ट करते हमें पता ही नहीं। अच्छा, जवाब दे के, जवाब फराहम करके ना, ये अपने वोटर को भी परेशान कर देते हैं कि क्या हो रहा है खान साहब की हुकूमत में, ये मतलब है या नहीं है, या पता नहीं कमजोर है क्या है। भट्टी साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिलावल साहब तो चले गए हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे शहबाज साहब और मरियम बीबी हैं, ये तो भी कैंपेनिंग के सिलसिले में कश्मीर में अभी कुछ जलसे मरियम बीबी करेंगी, कुछ जगह पे शहबाज शरीफ साहब जाके वहां पे खिताब करेंगे। सो ये इन्होंने अभी स्ट्रैटेजी बांटी हुई है कि 2 जलसे मरियम बीबी जाएंगी, फिर शहबाज साहब जाएंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे ये जलसे। अच्छा, ये इनफैक्ट पहले एक एग्रीमेंट हो गया था शरीफ फैमिली में कि मरियम साहब खामोश रहेगी और कश्मीर में नहीं जाएंगी। अच्छा, पिछले दिनों में जब आपके शहर के करीब मुलाकात हुई तो 5-6 लोगों ने आर्मी चीफ और DGIS को घेर लिया और ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, कौन ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि सर आपकी जो कैब है ना, कायदे-आज़म कैब को भी क्रॉस कर गई है, सर आप में ना मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं ये खबर दे रहा हूँ, मरियम ने अपने वालिद साहब को कहा कि ये मेरे बयानिए को मुझे डैमेज करने के लिए काम किया गया है, जिससे पीपल्स पार्टी के 3 लोगों ने तस्दीक की। अच्छा, और फिर उन्होंने शहबाज साहब की जिद के बावजूद नवाज शरीफ ने क्या, नहीं अब मरियम कश्मीर जाएगी जाएगी जाएगी। ये शहबाज मरियम ने जिद की थी, वरना मैं इधर से ही फिर ट्वीट पे पुराने अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ना शुरू कर दूंगा। तो शहबाज साहब इस पर सख्त नाला भी हुए। फिर खैर फैमिली के जो भी हुए, मसला हल हो गया। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बिलावल का पूछ रही थी, तो दुनिया में मैंने हमेशा देखा हर हुकूमत इशू डिफ्यूज करती है और अपोजिशन इशू बनाती है। ये वाहिद हुकूमत है जो इशू बनाती है खुद। इनको किसी ने कह दिया, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, वो पता नहीं क्या है, BBC, LMC या CNN या CIA, कोई पता नहीं कोई एजेंसी है या क्या, कोई सर्फ की कंपनी है, कि उनके आजकल पीपल्स पार्टी से बहुत करीबी मरासम है, क्योंकि इमरान खान ने इनकार किया है। इन्हें वो खौफ डरा रहा है, जबकि मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल बच्चा था, थक गया था खासा बोल बोल के, उन्हें कहा रिलैक्स हो, तो वो क्या कर लेगा। जितना पंजाबी च कहते ना, टिड्डी जितना मर्जी उछले पहाड़ नहीं क्रॉस कर सकती। पीपल्स पार्टी अब सिंध तक, उसे पता है मैंने सिंध रहना है, और वो उनको गारंटी दी हुई है ताकतवर हलकों ने, जो असल मालक है हमारे और आपके, हम तो गुलाम हैं। हाँ। सर, लेकिन वो मुलाकातें तो की है ना जनूबी पंजाब में भी उन्होंने। वो और बात है कि वहां से कोई इतना, उनको ये भी कहा था कि वहां देख लें, अगर आपका कहीं हाथ पड़ता है या कुछ लोग आपके साथ हैं तो फिर सोचा जा सकता है मुस्तकबिल में 2023 में। वो नहीं हो पाया, कोशिश। अच्छा, हमारी इधर ही रुक जाए। 2008 में जरदारी साहब बने तो ये गवर्नर हाउस तशरीफ लाए एज ए प्रेसिडेंट 8 या 9 में। तो मुझे उन्होंने फरमाया कि यार मेरा क्या ख्याल है, पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर है, मैं इसको ना फॉल करना चाह रहा हूँ, हर हफ्ते आऊंगा। अच्छा, मैं क्या सर, आप पीपल्स पार्टी को फॉल नहीं कर सकते, उतना ज़ियाउल हक और मुशर्रफ नहीं नुकसान पहुंचा सके जितनी आपकी पॉलिसी है। आपने इमरान खान की जगह आप बनवा रहे हैं। ये जरदारी साहब माशाल्लाह जिंदा है। तो जरदारी साहब 2008 से लेके बिलावल, मेरा ख्याल है 1000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है, 1000 नहीं तो सैकड़ों। एक काउंसलर नहीं टूटा, एक काउंसलर।
ایک کونسلر اگر آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کے لاہور کے وزٹوں پہ ٹوٹا ہو تو مجھے اس کا نام ضرور دے دیجئے گا, میں نے اس کے گھر جا کے ہار ڈالنا ہے. اس کے بعد جو 2 الیکشن ہوئے, ایک میں 1400 کچھ ووٹ پڑے انہیں, ایک میں 200 800 کچھ پڑے اور خوشاب میں 400 کچھ پڑے. تو ہاں طاقتور حلقے جو آپ کے شہر کے قریب ہے, جن کے ہم غلام ہیں, انہوں نے اس دفعہ نے کہا جی جنوبی پنجاب سے الیکٹیبل کوشش کریں گے, آپ کو دے دیں گے. وہ بھی ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان بھی ہے. اچھا جی کلاسٹر صاحب, اچھا میں ویسے مذاق کر رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام, طاقتور حلقے سے مراد میری ہمیشہ عوام ہوتی ہے. جی بالکل کیونکہ یہاں ووٹ عوام دیتی ہے, وہ جس کو دیتی ہے اسی کا ووٹ نکلتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی غیر طاقتیں نہیں آتی, خدا کبھی ہوئے نہیں, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں کہ کوئی دوسرے ادارے انٹرفیرنس کرے. وضاحت دے دی, بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح ہماری بھی تھوڑی سی ہمیں بھی مارجن مل گیا. سو کوشش کی پیپلز پارٹی نے, پنجاب میں دال نہیں گلی ہے. پھر اب وفاق کے خواب تو ان کے ہیں 2023 میں نا, تو یہ پھر کدھر سے اور گزر کے وفاق تک ان کے. بھٹی صاحب ہمارے مہربان ہیں, بڑے پرانے دوست بھی ہیں. انہوں نے بھی ایک بات کی کہ کونسلر بھی نہیں ٹوٹا. بھٹی صاحب سے بہتر پنجاب کی پالیٹکس کون سمجھتے کہ کونسلر کسی سٹنگ حکومت کے دور میں نہیں ٹوٹتے ہوتے. جب پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہو, سینٹر میں بھی آپ کی حکومت ہو, وہ کب ٹوٹتے ہوتے ہیں؟ الیکٹیبل ٹوٹتے ہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک آتے ہیں الیکشن قریب آنا شروع ہوتے ہیں, سٹنگ حکومت کے خلاف وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک ویو آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد لوگ اور یہ جو الیکٹیبل بڑے شانے ہوتے ہیں, یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رخ جو ہے نا کس سائڈ پہ چل رہا ہے, ہوا کس کی چل رہی ہے. سو یہ ویٹ اینڈ سی کرتے ہیں. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ الیکٹیبل جو ہیں, کونسلر جو ہیں, یا وہاں پہ پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں. لیکن ان کی پرائیورٹی کون ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی پرائیورٹی لسٹ پہ اوپر ہے؟ مطلب وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا کہیں اپنا ووٹ جو ہے اس سے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 2023 میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کون سی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کیا اس کا رخ ہے, کس طرح وہ سوچ رہی ہے. لیکن ہاتھ اسی پہ رکھیں گے نا, جو کوئی جیتنے والے گھوڑے پہ ہی رکھیں گے نا. وہ کہ الیکٹیبل کا ہم اس لیے ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اس کی بات, سرائکی علاقوں کی جو بات کر رہے ہیں, 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. جو آپ نے کہا کہ کیا راستہ ہو سکتا ہے. ایک تو آتے ہیں 40-50 سیٹیں جو لے کے آتے ہیں سندھ سے, ان کے پاس اپنی ہوتی ہیں. اب جب سرائکی علاقوں میں اگر ان کو 25 سے 30 سیٹیں مل جائیں اگر, تو تب ان کی حکومت بنتے. ہسٹوریکلی میں بتا رہا ہوں, اگر یہ وہاں سے ہار جائیں, سرائکی علاقوں سے ہار جائیں, پورے ریجن سے, یہ ہمیشہ پھر واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب ان کا جو ایریا بچا ہوا ہے کوئی تھوڑا سا, اگر ووٹ ان کو کوئی پڑ جاتا تھا وہ سرائکی علاقوں سے, اب آپ اس میں 2008 میں دیکھیں ان کو 25 سے 30 سیٹیں, میرا 29 سیٹیں ملی ہوئی تھی, یہ پاور میں آ گئے تھے وہاں پہ. اور اس کا 2013 میں سیٹیں ان کو نہیں ملی, 2018 میں وہاں سے نہیں ملی, تو پاور میں نہیں آ سکے. اب ان کے لیے بیسٹ جو بنتا ہے کہ یہ جو الیکٹیو والے صوبہ محاذ والے ہیں, اس میں آپ ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں. یا اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ جو پاورفل لوگ جن کی بات بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, اگر ان میں کوئی سوئنگ آتا ہے, کوئی چینج آتی ہے کہ جناب کافی ہو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رومانس ہم نے لڑا لیا, اب کسی اور کو چانس دے دو, پھر آپ کے پاس جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں ایک آپشن ہے. ان کے پاس 40 کے قریب ایک اپنا ایک آپ کیسے الیکٹ والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں موسٹلی جو آزاد الیکشن جیتے ہوئے ہیں, جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی نہیں جیتے ہوئے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کل کو اگر ان کو آزاد بھی لڑواتے ہیں, جیسے پہلے بھی آزاد لڑتے رہے, اور اس کے بعد پھر آپ پھر الائنس بنا سکتے ہیں. سو ایک سیناریو یہ بن سکتے, لیکن ڈیپینڈنگ اپان کہ آپ کو 2023 میں گھوڑے پہ آپ نے آگے کس پہ بازی لگانی ہے. اور پھر یہی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ امریکنز پلے رول. مجھے یہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں, میں ابھی سے شاید ارلی کہہ رہا ہوں, حسین حقانی صاحب کا رول جو ہے نا وہ بہت بڑھے گا. ان پہ نظر رکھی جائے, اس کے لیے اس پہ نظر رکھی جائے ان پہ. وہ پیپلز پارٹی کے لیے میرا خیال ہے لابنگ کرنے کی وہاں پہ اس پہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. روک کلاسز صاحب موجود تھے, عارف حمید بھٹی صاحب موجود تھے. ذرا ہم نے مجموعی طور پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی. واپس آئیں گے, جو ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بل ہے اس پہ جو کنٹروورسی ہے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ ہفتے ایک نئی بحث چھڑ گئی جو گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ کا بل ہے اس کو لے کر. ایز یوزول پاکستان میں جب بھی کوئی پروگریسو یا فرسودہ روایات کو ختم کرنے یا بدلنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں کنٹروورسی بھی جنریٹ کر دی جاتی. اب اس بل کے بارے میں ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ اہم نکات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ بڑا کلیئرلی گھریلو تشدد کی اقسام کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے, اور اس کے جو پورا جو ایریا ہے اس کو براڈن کر دیا گیا. اس میں بتاتے ہیں کہ جی گھریلو تشدد کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. جسمانی تشدد, دوسرا جذباتی نفسیاتی زبانی تشدد, تیسرا جنسی تشدد, چوتھا معاشی تشدد. اب مزید آگے جا کے گھریلو تشدد کی جو اقسام کی وضاحت میں ہم جسمانی تشدد کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں قانون.
ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत जिस्मानी नुकसान पहुंचाने वाले जुर्म की तमाम दफात नाफिज होंगी। इससे आगे बढ़ के जो जज्बाती, नफ्सियाती, ज़बानी तशद्दुद की इकसाम है उसको मज़ीद क्लियरली बताया गया है। प्राइवेसी, आज़ादी, सालमियत, सिक्योरिटी और ज़ाती मामलात में बेजा दखल अंदाजी, तौहीन या तज़हीक करना, जिस्मानी तशद्दुद की धमकी देना, बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी या बांझपन का ताना देना या किसी खातून के किरदार पे शक करना, जानबूझकर या गफलत में तर्क ताल्लुक करना, निगरानी या ताक़ुब करना, हिरासानी या बीवी को शौहर के अलावा किसी दूसरे फर्द के साथ रहने पर मजबूर करने को ज्यादती करार दिया गया है। बड़ा क्लियरली ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जिनसी तशद्दुद को बारे में ये कहता है कि तौहीन करना, तजलील करना, तज़हीक करना या तकद्दुस को पामाल करना। मुआशी तशद्दुद को एक्सप्लेन करता है, जानबूझकर माली वसाइल से महरूम रखना जिसका मुतासरा शख्स कानूनन या रिवायती तौर पर हकदार है। अब इसमें जो मुतासरीन के बारे में बात की गई है वो कौन कौन लोग हैं? खवातीन, बच्चे, कमजोर अफराद जिनमें बूढ़े, ज़हनी या जिस्मानी माजूर अफराद शामिल हैं, या कोई भी फर्द जिससे जवाब दहिंदा का घरेलू ताल्लुक हो। जो सजाओं को तजवीज़ किया गया है वो क्या है? जो जुर्म ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत आते हैं इन पर ताज़ीराते पाकिस्तान की दफात नाफिज होंगी। इसके अलावा घरेलू तशद्दुद के दीगर जुर्म के तहत ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद और कम से कम 6 माह कैद और 1 लाख से 20,000 तक जुर्माना हो सकता है। शिक नंबर 8 कहती है कि अदालत मुतासरा फर्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑर्डर कर सकती है, जवाबदेह शख्स किसी भी सूरत में मुतासरा फर्द के साथ किसी किस्म का ज़ाती, ज़ुबानी, तहरीरी, मोबाइल या टेलीफोनिक राब्ता नहीं रख सकता है। जवाबदेह शख्स किसी भी सूरत में मुतासरा फर्द से दूर रहे, और जवाबदेह शख्स अगर संगीन तशद्दुद करे या इसका इम्कान हो जिससे मुतासरा फर्द की जिंदगी, इज्जत या वकार को खतरा हो, तो जवाबदेह शख्स के पांव या कलाई में GPS ट्रैकर ब्रेसलेट पहनाया जा सकता है। जवाबदेह शख्स को घर से बाहर निकाला जा सकता है। इसके नतीजे में काफ़ी शोर हुआ, हंगामा हुआ, कहा गया कि ये इस्लामी जो नज़रियात हैं उससे मुतसादिम हैं, हमारी रिवायात, हमारी सकाफत, इन सबको ये ठेस पहुंचाती है। और फिर हुआ ये कि एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब ने ख़त लिखा ये स्पीकर साहब को, और इसमें अब ये बात की गई है कि कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर नज़रसानी की बात होगी। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो भी जो तजावीज़ हैं, सिफारिशात हैं, उनको देखेगा। जो भी प्रोग्रेसिव लॉ हमारे मुल्क में कभी कभी बनाने की कोशिश की जाती है उसमें उसको सीधा मजहब से और हमारी रिवायात से मुतजादिम करार देने का ये पुराना तरीका है। किबला यास साहब बात करने के लिए इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। बहुत शुक्रिया किबला साहब वक्त निकालने के लिए। कि जो कानून है इसके ऊपर ऑब्वियसली एतराज़ात हैं, तशवीश है, और साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी इसको लेकर क्रिएट की जा रही है। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये इस्लामी जो तमाम तालीमात हैं इसके मुनाफी बात है इस कानून में। अब इस असेंबली में तकरीबन मेजॉरिटी है मुसलमानों की है, कानून साजी में वो उन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हैं। आपकी नजर से गुजरा है ये बिल, आपको लगता है कि इसमें कोई गैर इस्लामी, गैर शरई बात है? इसको अगर हम यूं समझें, यूं करार दें कि जो आपने इसकी इब्तिदाई तफसील बता दी, आपने जो इब्तिदाई तफसील बता दी, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कुछ तो शरई हवाले से सुकम है, और जो हमारी रिवायात हैं यकीनन ये उन मशरिकी रिवायात के साथ भी हम आहंग नहीं। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तो इसको तफसीली इस पे गुफ्तगू की है, और हमारा एक इज्तिमाई सेंस ये बनता है कि इस बिल के अंदर मुताद्दद फ्लास हैं, और इस बात की जरूरत है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसका शिकवार जायजा ले और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। ठीक है सर, कहाँ पे गुंजाइश है? बिकॉज हुकूमत से जब बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने ये उनको नहीं लगता कि इसमें कि ये तमाम लोगों ने जो बनाया है, हम सब मुसलमान लोग हैं, हम कोई जानबूझ के इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते। किस बात पे एतराज है खास तौर पे, किन किन इश्यूज पे आप लोगों की तशवीश है? हाँ,
ये जहाँ तक इस बिल का मकसद है, इस पर तो मुकम्मल इत्तेफाक है। ठीक है। कोई भी इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद हो, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो वल्नरेबल अफराद हैं, यानी जो ऐसे अफराद हैं कि जो नाकाबिल इंदिफा हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, मुकम्मल इस पर इत्तेफाक है। बच्चों के हवाले से भी मुकम्मल इत्तेफाक है। लेकिन इसमें कुछ शिक ऐसे हैं कि जो हम समझते हैं कि बजाय इसके कि ये ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में कामयाब होंगे या आईनी निज़ाम को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे, खदशा ये है कि इससे आईनी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे नुकसान की तरफ जाएगा। मसलन आप ये देखें कि इसमें यह है कि जो मुल्जिम है उसके कलाई के इर्द गिर्द एक ब्रेसलेट लगाया जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको इब्तिदाअन पुलिस के हवाले करते हैं तो आप मुझे बताएं कि जब खावंद और बीवी के दरमियान मामलात पराये लोगों तक चले जाते हैं, पुलिस तक चले जाते हैं, खावंद की कलाई के इर्द गिर्द ब्रेसलेट लगा दिया जाता है, तो कैसे फिर ये जोड़ा जो है। साहब, इसमें एक तो बात है कि ये बात इस नहज पे तब पहुंचेगी जब बिल्कुल भी ये मामलात जो है ये इनमें गुंजाइश ना हो दोबारा वापस साथ एक रिश्ते में बंधे रहने की। दूसरा ये कि ये तजलील, ये आर्गुमेंट आया है कि तजलील होती है इससे। सर, ये जो एक्ट है मारने का, तशद्दुद करने का, ये भी बहुत बड़ी तजलील है। इसको रोकने के लिए अगर एक हुकूमत ये चेक रखने के लिए बात करती है कानून के अंदर, ये बड़ी तजलील है, या ये जो एक्ट ऑफ तशद्दुद है ये बड़ी तजलील है? लेकिन कुरान पाक ने जो तरीका बताया है वो तरीका पहले इस्तेमाल हो। वो तरीका ये है कि बीवी के खानदान की तरफ से भी एक हाकम हो और खावन के खानदान की तरफ से भी एक हाकम हो, बजाय इसके कि पराये लोग इसमें तहकीम के लिए आ जाएं, जो एक शिक में इसकी गुंजाइश पैदा की। अच्छा, तो सर ये जो पुलिस है और ये जो कानून है, ये अदालतें हैं, ये यहाँ तक जब मामलात जाते हैं ये तभी जाते हैं ना जब खानदान वगैरह बैठकर नहीं बात कर सकते, तो उसके बाद ही ये कानून अप्लाई होगा। इससे पहले तो समझौते की हर हाल में कोशिश की जाती है। ये तो आखिरी स्टेप है ना जहाँ पे कानून फिर तहफ़्फ़ुज़ दे ऐसी खातून को। यही वो फ्लॉ है कि ये मराहिल बिल के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए इसके अंदर? मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं नहीं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का अमूमी सेंस ये है कि जो बिल, इस बिल में जो शिक ऐसे हैं कि जो मशरिकी अक़दार के साथ हम आहंग नहीं, उनका मुतबादिल भी हम तजवीज़ करें और यकीनन हम माहिरीन कानून के साथ, माहिरीन मुआशरत के साथ और इस मौजू के जो और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुशावरत से, एक वसीतर मुशावरत हम एक मुतबादिल बिल पेश करें। ठीक है। अच्छा सर, एक और बात है जो तशद्दुद और रोक टोक करना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक और जो इस पे एतराज किया जाता है कि अगर बच्चों पे तशद्दुद किया जाए तो फिर उस पर पूछगछ हो सकती है, उस पर कानून हरकत में आएगा। तो रोक टोक एक अलहदा चीज होती है, तशद्दुद बाकायदा एक अलहदा चीज है। इस पे भी कुछ वजीज वजाहत चाहिए है या ये ठीक है, इसको सही कवर करता है बिल? देखिए मोहतरमा, इस बिल में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका यानी जिनको आप मुकम्मल तौर पे उनकी आप तशरीह नहीं कर सकते। मसलन स्टॉकिंग है, तो अब स्टॉकिंग क्या है? मसलन पोजेशन है, तो पोजेसिंग और पोजेशन क्या है? मसलन प्राइवेसी है, तो वो प्राइवेसी की क्या हुदूद होंगी कि जिसके बाद फिर ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म होगा। ये बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें इसकी वजाहत जरूरी है। हमारे सामने, हमारे पेश नजर जो बुनियादी बात है वो है कि एक मरबूत आइली निज़ाम हो, और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है यकीनन उसकी ख्वाहिश भी यही है, और हमने अपने वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को सुना है कि वो इस मामले में बहुत ही संजीदा हैं और बहुत हसास हैं। अभी उनके जो बयानात आए हैं कुछ 10-15 दिन पहले, उससे उनकी हसासियत का अंदाजा होता है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने स्पीकर साहब को और मुशीर जो हैं जनाब बाबर आवान साहब को, उनको ये हिदायत की है कि ये बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त जहाँ पूरे माशरत के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकती है,
वहाँ हुकूमत के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन। बहुत शुक्रिया किबला हमारे साथ मौजूद थे। इस बिल के जो मंदरजात हैं वो कह रहे हैं कानून दानों के साथ मिलकर बैठकर हम देखेंगे। मोर और लेस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो ये बिल है इस पे सब का जो है इत्तफाक है, लेकिन इसमें वो समझते हैं कि कुछ अल्फाज की तशरीह करना बेहतर है और कुछ ये बताना वाज़े करना ज़रूरी है कि इस कानून के इतलाक़ से जो पहले के मराहिल है उनको स्पेसिफाई किया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।